वेलकम टू प्रिया क्लासेस। फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है प्रिया क्लासेस में। आज इस वीडियो में 10th क्लास बायोलॉजी का सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखेंगे। इसमें आज हम लोग 3 महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। और ये सभी प्रश्न जो आपको क्वेश्चन बैंक से लिया हुआ है, पिछले जो मैट्रिक का एग्जाम हुआ है फ्रेंड्स, उसमें ये पूछा हुआ प्रश्न है फ्रेंड्स। और आगे जो 2021 में एग्जाम होने वाला है उसके लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए सभी प्रश्न को आप लोग याद कर लें, ठीक है फ्रेंड्स। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को अभी तक आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि महत्वपूर्ण वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे, ठीक है फ्रेंड्स। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना ना भूलिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए फटाफट देख लेते हैं बायोलॉजी से 3 सब्जेक्टिव प्रश्न को। ये लघु उत्तरीय प्रश्न है, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए देखिए, प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री पौधे कहाँ से प्राप्त करते हैं। या तो प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री कौन कौन है, या इस तरह से प्रश्न रहेगा कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए आवश्यक पदार्थ या घटक क्या है। तो क्वेश्चन समझ गए होंगे आप फ्रेंड्स। तो देखिए इसका आंसर किस तरह से लिखेंगे कि पौधे में प्रकाश संश्लेषण को अंग्रेजी में क्या कहते हैं फ्रेंड्स। देखिए अभी से ये सब बेसिक चीज़ है, इसको याद करते चलिएगा। प्रकाश संश्लेषण को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस कहते हैं। तो आंसर इस तरह से लिखना है कि पौधे में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है जिसके लिए निम्नलिखित 4 वस्तुओं की आवश्यकता होती है। यानी प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए कितने पदार्थ या कितने घटक या कितने वस्तुओं की जरूरत है, तो 4। कौन कौन फ्रेंड्स, तो जल, कार्बन डाइऑक्साइड, पर्णहरित या क्लोरोफिल, और चौथा में है सूर्य प्रकाश। तो ये 4 रहेगा फ्रेंड्स, तभी प्रकाश संश्लेषण क्रिया पौधे में होगी। तो पहला है फ्रेंड्स जड़। तो देखिए पहला है जल। तो पौधे इसे भूमि से जड़ों द्वारा प्राप्त करता है। कहाँ से, तो भूमि से जड़ों द्वारा प्राप्त करता है। जाइलम द्वारा पौधे के विभिन्न भागों एवं पत्तियों में जल पहुंचता है। किसके द्वारा, जाइलम के द्वारा। यहाँ देखिए ऑब्जेक्टिव प्रश्न बन रहा है, पूछेगा कि पेड़ पौधे के विभिन्न भागों एवं पत्तियों में जल किसके द्वारा पहुंचता है, तो जाइलम के द्वारा। जाइलम क्या है फ्रेंड्स, एक उत्तक है, याद रखिएगा, ठीक है। तो पहला घटक हम लोग देख लिए। दूसरा है फ्रेंड्स आपका प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए आवश्यक सामग्री या घटक क्या है, तो कार्बन डाइऑक्साइड है। तो देखिए प्रकाश संश्लेषण में पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं। सभी जानते होंगे फ्रेंड्स क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण की जब क्रिया होती है तो इसमें पौधे जो कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को अपने वातावरण से प्राप्त करते हैं। कहाँ से करते हैं, तो वातावरण से प्राप्त करते हैं। चलिए फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आप थोड़ा डिटेल बता देता हूँ। जैसे कि जो हम लोग का वातावरण में वायु है, तो वायु है फ्रेंड्स, तो वायु क्या है, एक मिश्रण है, गैसों का मिश्रण है जिसमें 78% नाइट्रोजन है। याद रखिएगा फ्रेंड्स, ये भी प्रश्न ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। पूछा जाएगा कि आपका वायु में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी है, तो 78% है। ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है फ्रेंड्स, तो करीब 20% है, ठीक है। और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी है, तो 0.003%। याद रखिएगा कार्बन कितना है, तो 0.03% है। ये आपका घटक है किसका, वायु का। तो वायु का है मिश्रण है जिसमें 78% क्या है, नाइट्रोजन है, और 20% लगभग 20 से 20 पॉइंट समथिंग है फ्रेंड्स, यानी कि ऑक्सीजन हो गया, और 0.03% है जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड है। तो ये सब भी याद रखिएगा। तो हम लोग क्या देख रहे थे फ्रेंड्स, दूसरा घटक कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में। तो प्रकाश संश्लेषण में पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को अपने वातावरण से प्राप्त करते हैं क्योंकि वायु में कार्बन डाइऑक्साइड है। और कितना है फ्रेंड्स, तो याद रखिएगा 0.03%। इतना प्रतिशत हम लोग को वायु में क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है। तो 2 घटक देख लिए फ्रेंड्स, जल और कार्बन डाइऑक्साइड। अब तीसरा घटक को देखते हैं। तीसरा घटक है पर्णहरित या क्लोरोफिल, ठीक है फ्रेंड्स। एक प्रश्न यहाँ से ऑब्जेक्टिव बनता है कि पेड़ पौधे के पत्ती हरे क्यों दिखाई देते हैं, किसके कारण, तो क्लोरोफिल के कारण। तो तीसरा घटक आपका है पर्णहरित या क्लोरोफिल। पादप कोशिका के भीतर हरे वर्णक पर्णहरित या क्लोरोफिल उपस्थित होते हैं, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम केवल क्लोरोफिल की मौजूदगी में ही संभव है, ठीक है फ्रेंड्स। अगर जो आपका क्लोरोफिल या पर्णहरित नहीं रहेगा तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होगा, क्योंकि क्लोरोफिल ही वास्तविक अणु है जिसके द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है। तीसरा घटक हो गया फ्रेंड्स। चौथा घटक क्या है, चौथा घटक है सूर्य प्रकाश। सभी जानते हैं फ्रेंड्स कि सूर्य प्रकाश रहेगा तभी दिन में ही जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। तो एक प्रयोग द्वारा, इस तरह से लिखिएगा, एक प्रयोग द्वारा यह साबित हुआ है कि हरे पौधे केवल सूर्य के प्रकाश में ही कार्बन डाइऑक्साइड को शुद्ध करते हैं। अंधेरे में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न नहीं हो सकती है क्योंकि सूर्य की रोशनी ही इस प्रक्रिया के लिए आवश्यक ऊर्जा प्रदान करती है। तो समझ गए फ्रेंड्स, अगर इस तरह से प्रश्न आएगा तो आराम से लिख सकते हैं। तो ये प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। सवाल क्या था फ्रेंड्स कि प्रकाश संश्लेषण के लिए कच्चे सामग्री
कौन कौन है, या तो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए आवश्यक पदार्थ या घटक क्या क्या है। तो क्या क्या है, 4 घटक है फ्रेंड्स, जल हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, पनहरित या क्लोरोफिल हो गया, चौथा हो गया सूर्य प्रकाश हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो पहला सवाल ये क्लियर हो गया इसका कॉन्सेप्ट फ्रेंड्स। चलिए सवाल नंबर अब 2 देखते हैं। सवाल नंबर 2 आपका है फ्रेंड्स कि सजीव के मुख्य 4 लक्षण लिखिए। यानी सजीव जो जीवित है, जिसमें जीव है फ्रेंड्स, तो उसका लक्षण किस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि वो सजीव है, कैसे पहचानेंगे, वही पूछा जा रहा है। तो सजीव के मुख्य 4 लक्षण लिखे हैं। तो देखिए इस तरह से लिखिएगा आंसर कि सजीव में विशिष्ट जैविक लक्षण पाए जाते हैं। जो सजीव होते हैं उसमें विशिष्ट जैविक लक्षण पाए जाते हैं जो निम्नलिखित है। क्या क्या लक्षण पाए जाते हैं, तो भोजन ग्रहण करना पहला लक्षण हो गया, दूसरा श्वास लेना दूसरा लक्षण, तीसरा हो गया वृद्धि करना एवं गति करना, और चौथा हो गया अवशिष्ट पदार्थों का परित्याग करना। तो ये लक्षण है। जैसे मान लिया जाए फ्रेंड्स कि हम लोग क्या है, सजीव हैं, तो हम लोग भोजन ग्रहण करते हैं, तो ये लक्षण है। अगर जो हम लोग निर्जीव रहते हैं, जैसे कि आपका टेबल निर्जीव है, क्या भोजन ग्रहण करता है, नहीं करता है, तो उसका लक्षण नहीं है। श्वास लेते हैं तो हम लोग श्वास भी लेते हैं, वृद्धि करते हैं तो हम लोग में वृद्धि भी करते हैं, अवशिष्ट पदार्थों का परित्याग करते हैं, जैसे मल मूत्र को त्याग करते हैं फ्रेंड्स। तो ये सब है जो क्या है, सजीव के लक्षण है। अब देखिए पेड़ पौधा है फ्रेंड्स, तो पेड़ पौधा भी सजीव है, क्योंकि पेड़ पौधा भी भोजन करता है, वो भी श्वसन क्रिया करता है, और उसमें भी देखिए वृद्धि होता है, छोटा पौधा होता है फिर बड़ा पौधा होता है, और वो भी अवशिष्ट पदार्थ को परित्याग करता है। तो ये सब है जो लक्षण है। तो अगर इस तरह से प्रश्न पूछा जाए कि सजीव के मुख्य 4 लक्षण लिखे लघुत्तरीय प्रश्न में, तो इस तरह से आप लिख दीजिएगा कि सजीवों में विशिष्ट जैविक लक्षण पाए जाते हैं जो निम्नलिखित है। कौन कौन, भोजन ग्रहण करना, सांस लेना, वृद्धि करना एवं गति करना, और है अवशिष्ट पदार्थों का परित्याग करना। चलिए फ्रेंड्स तीसरा सवाल को देखते हैं। तीसरा सवाल आपका है कि जनन किसे कहते हैं तथा कितने प्रकार के होते हैं। लघुत्तरीय प्रश्न है फ्रेंड्स। तो जनन किसे कहते हैं, तो देखिए वह प्रक्रम जिसके द्वारा जीव अपने जैसी संतानों की उत्पत्ति करते हैं जनन कहलाता है। ये जनन का परिभाषा हो गया। जनन देखिए फ्रेंड्स मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है लैंगिक जनन और दूसरा होता है क्या, लैंगिक जनन होता है। तो हम देखेंगे फ्रेंड्स कि लैंगिक जनन किसे कहते हैं और अलैंगिक जनन किसे कहते हैं। तो पहला अलैंगिक जनन है। तो देखिए अलैंगिक जनन के लिए नर एवं मादा के जनन अंगों का कोई उपयोग नहीं होता है। ठीक है, यानी इसमें नर और मादा, नर मतलब समझ रहे हैं फ्रेंड्स आपका, और मादा मतलब नर हो गया आपका पुरुष हो गया और मादा हो गया स्त्री हो गया। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि दोनों की जरूरत नहीं पड़ता है, नर और मादा की जरूरत नहीं पड़ता है। अतः एकल जीव प्रायः अलैंगिक जनन करते हैं। इसमें एकल एक ही होते हैं, नर होते हैं फ्रेंड्स या मादा होते हैं, एक ही होते हैं और वो जनन करते हैं। जैसे आपका हाइड्रा में जनन होता है जो फ्रेंड्स अलैंगिक जनन होता है। याद रखिएगा हाइड्रा में किस तरह का जनन होता है, तो अलैंगिक जनन होता है। यीस्ट में किस तरह का जनन होता है फ्रेंड्स, आप देखे होंगे कहीं पे आया होगा, ईस्ट इस तरह से लिखा रहेगा, इसमें भी जनन किस तरह से होता है, तो अलैंगिक जनन होता है। तो आप समझ गए होंगे फ्रेंड्स कि जो अलैंगिक जनन है उसमें एकल जीव ही जनन कर लेते हैं, उसमें नर और मादा की जरूरत नहीं होती है। अब लैंगिक जनन है, तो लैंगिक जनन के लिए नर और मादा जनन अंगों का पारस्परिक सम्मेलन आवश्यक होता है। इसमें यानी कि जो लैंगिक जनन जिसमें होता है उसमें नर और मादा दोनों जरूरत होता है। ठीक है फ्रेंड्स, अतः इसके लिए किसी जाति के 2 व्यक्तियों के एक नर और एक मादा की आवश्यकता होती है। तो जैसे लैंगिक जनन फ्रेंड्स, तो महिला पुरुष हम लोग का हो गया, इसमें लैंगिक जनन होता है। इसी तरह से गाय भैंस हो गया फ्रेंड्स, इसमें क्या होता है, लैंगिक जनन होता है, क्योंकि इसमें नर और मादा के दोनों की आवश्यकता होती है। तो मेरे ख्याल से समझ गए होंगे फ्रेंड्स। अगर इस तरह से प्रश्न आए कि जनन किसे कहते हैं तथा कितने प्रकार के होते हैं, तो आप आराम से लिख दीजिएगा कि जनन किसे कहते हैं, इस तरह से लिख दीजिएगा। और जनन 2 प्रकार के होते हैं, लैंगिक जनन और लैंगिक जनन। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए क्वेश्चन बैंक का ये था फ्रेंड्स, 3 प्रश्न था, बहुत ही इंपॉर्टेंट था। इसी तरह से फ्रेंड्स मैं अब आपको कंटिन्यू क्वेश्चन बैंक में का सोल्यूशन प्रोवाइड कराऊंगा फ्रेंड्स, और साथ साथ में मॉडल प्रैक्टिस सेट भी करवाता चलूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, बाकी फ्रेंड्स आपको कुछ भी कोई भी सब्जेक्ट का वीडियो आपको चाहिए फ्रेंड्स, तो उसके लिए आप हमें कमेंट करके बताइएगा। कोई भी प्रॉब्लम होगा फ्रेंड्स आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है फ्रेंड्स, और जल्द ही फ्रेंड्स कुछ दिन के बाद 1 सप्ताह के अंदर ही आपको ऑनलाइन क्लास भी मैं शुरू करने वाला हूँ। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।